हमारे पास अगला टॉपिक जो गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड डेरिवेशन है वो है आवेश की पतली अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो फॉर्मूला यहाँ से डेवलप होगा वो कई जगह यूज होता है, इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आवेश के लंबा चालक था वो तो एक बार को तुम्हें कुछ कम इंपॉर्टेंट इसके मुकाबले मान सकते हो, लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आवेश की पतली अनंत समतल चादर, मतलब एक शीट है हमारे पास, ठीक है ना। अब वो शीट जो है वो कागज का टुकड़ा जैसे है ना, तो वो कागज का टुकड़ा अनंत है, मतलब ये लंबाई टेढ़ी मेढ़ी कर दी मैंने, ठीक है, मतलब पता नहीं कहाँ तक है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इसको भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इसको भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मतलब कहाँ तक है ये पता नहीं। और इसे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज सपोज दे दिया है, तो प्लस चार्ज जब इसे दे दिया, अब वही चीज़ है, यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हो तुम, सिग्मा डिफाइन कर सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हो आपको? तो ये सिग्मा हमने इसे दे दिया, और इससे मान लिया सपोज करो r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हालांकि इन्होंने समीप कहा है, बाद में जब फॉर्मूला निकल के आएगा तो उसमें ये r नहीं आएगा, कि मतलब दूरी भी नहीं पुट करनी पड़ती, वो आसपास सेम ही रहता है सब जगह, तो वो बात की बात है, पहले हमें डिराइव करना है इसमें। तो हम इसमें अब लैंग्वेज जो है वो देखो उसी तरह से लिखनी है कि माना आवेश की समतल चादर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पे p पॉइंट है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब गॉसियन सरफेस माननी है, तो गॉसियन सरफेस के बारे में तुम कहानी बता दोगे कि गॉसियन पृष्ठ यहाँ भी कैसा माना जाएगा, बेलनाकार माना जाएगा, जो इस p पर उसका पृष्ठ पड़ेगा। अब गोला ऐसे नहीं आएगा, ऐसा बेलन खड़ा खड़ा मान लोगे तो बदलने लगेगा, वो उसमें चालक था तो उसको घेरते हुए तुमने बेलन मान लिया। यहाँ पर पृष्ठ है तो पृष्ठ में बेलन तो लेंगे, लेकिन हम ऐसे लेंगे कि उसका समतल क्षेत्र इधर पड़ेगा, ये बेलन जो है वो यहाँ से ऐसे होकर जा रहा है, फिर ये पीछे चला जाता है, और पीछे जाकर के जो है वो ये यहाँ पे इस तरह से, समझ आ रही बात? ये बेलन ऐसा है जो इस पृष्ठ को भेदते हुए उधर निकल जा रहा है, यानी कि इतना पृष्ठ इस गॉसियन सरफेस के अंदर में आएगा। जैसे पिछले वाले आर्टिकल में था, तार था लंबा सा और बेलन के अंदर उतना कैप्चर हो जाता था, उतना चार्ज हमने ले लिया था। ऐसे ही ये तुम्हारा सिलेंडर है, और वो सिलेंडर जो है वो कितना क्षेत्रफल इंक्लूड कर रहा है पृष्ठ का, तो उतना इतने में जितना चार्ज होगा ना वही इसके अंदर माना जाएगा। तो ऐसी गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करनी है, वो हम लिख देंगे। तो अब फिर तरीका क्या है, फिर उसके बाद अब हमें दो काम करने हैं, एक कि हम फ्लक्स निकालेंगे इससे कितना लिंक है फाई, और दूसरा हम इससे लिंक क्यू कितना है, फिर गॉस थ्योरम लगा देना है, फाई इक्वल टू क्यू है सारा। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो देखो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा जाकर के क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। समझ रहे हो? अब ये कैसे बनेगा जाकर के, तुम देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस को सॉल्व करोगे तो तीन इंटीग्रल आएंगे, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का और एक कर्व्ड का। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस प्लस ये राइट प्लेन सरफेस ई डॉट डी एस प्लस लेफ्ट प्लेन सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे पिछले में था तीन पार्ट में तोड़ दिया था, वैसे इसमें पार्ट में तोड़ दिया। अब एक एक करके जो है वो देखते हैं कि क्या एंगल बनते हैं। तो कर्व्ड में देखो, यहाँ पे कर्व्ड में ये ds इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से इधर हो जाएगी, और थीटा कितना बनेगा 90। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल e ds cos 90 प्लस राइट प्लेन सरफेस पे देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और अगर इस पे तुम छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे तो वो भी तुम्हारा जो है ds वेक्टर इधर होगा, यानी कि थीटा कितना होगा 0 होगा। तो ये तुम्हारा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल e ds cos ऑफ 0 प्लस लेफ्ट प्लेन सरफेस में देखो। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो गॉसियन सरफेस मानी गई है वो जितनी दूर इधर निकली हुई है उतनी ही दूर इधर निकली हुई है। ये चीज लिखनी चाहो तो लिख लो, नहीं तो सेल्फ अंडरस्टूड है।
तो इधर भी अगर हम देखें तो ds वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर निकलता होगा, और प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगी, यानी कि थीटा कितना होगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल e ds cos ऑफ 0 होगा। तो मेरे पास जो है वो कितना आता है, इज इक्वल टू पहला वाला 0 हो जाता है, ठीक है ना, ये इंटीग्रल e ds बचता है, ये राइट प्लेन सरफेस, और प्लस इंटीग्रल लेफ्ट प्लेन सरफेस e डॉट ds बचता है। इस पूरी पृष्ठ पे e कांस्टेंट होगा, उतना ही इधर होगा, तो ये इसमें से e बाहर निकाल लिया इंटीग्रल ds, प्लस ये e बाहर निकाल लिया इंटीग्रल ds। अब ये ds को अगर तुम एरिया ये पूरा ये इंटीग्रेट करोगे तो इस पूरे एरिया को हम थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं गॉसियन सरफेस एक बेलनाकार है जिसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल a है, इधर भी a और इधर भी a, तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a प्लस e a, तो ये 2 ये बन जाएगा, ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो गॉस थ्योरम निकालने में दो काम होते हैं कि पहला हमें फ्लक्स चाहिए होता है, दूसरा हमें उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो चाहिए। तो देखो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे इतनी शीट अंदर बंद है, एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा चार्ज है, तो ये क्षेत्रफल कितना है, a ही तो होगा, जितना a है उतना ही तो ये होगा a, तो a क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू a हो जाएगा। वहां पे l इंटू लैम्डा हो गया था, यहाँ सिग्मा इंटू a हो गया है। अब दोनों चीजें मिल गई हैं, तो यूजिंग गॉस थ्योरम तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू और 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा सिग्मा बाई 2ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इससे r डिस्टेंस, और r तो आया ही नहीं, समझे, तो कितनी अच्छी बात है, ये जो है वो r से स्वतंत्र है। तो r से स्वतंत्र होने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम चाहे थोड़ा आस-पास इधर उधर भी चले जाओ, दूर चले जाओ, थोड़ा सा मतलब दूर आस-पास ऐसे चले जाओ, तो वैद्युत क्षेत्र पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि अतः चादर के आस-पास वैद्युत क्षेत्र समान रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दूर हुए तो कम हो जाएगा या पास हुए तो ज़्यादा, बहुत दूर जाओगे तो फर्क पड़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन आसपास विसिनिटी जिसे बोला जाता है, आसपास रहना, तो उस केस में जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आवेश की दो समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र। पिछले टॉपिक में हमने एक चादर की वजह से निकाला था, अगर एक सिंगल शीट है उसके ऊपर सिग्मा मैंने चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो आसपास का कोई भी पॉइंट ले लें हम इधर उधर, तो वो सिग्मा बाई 2ε0 था। हमें आज करना है क्या कि दो चादर हैं आसपास रखी हुई है, और तब उनके वैद्युत क्षेत्र निकालना है उनकी वजह से। और केस फर्स्ट है, इसमें दोनों पर आवेश बराबर है लेकिन समान चिन्ह का है, ठीक है ना, बराबर भी है, वैल्यू भी बराबर है, और पॉजिटिव है पे तो दूसरे पे भी पॉजिटिव है। तो देखो ऐसे में मान लिया एक चादर ये है, अब मैं चादर ऐसे नहीं बना रहा प्लेट के लिए, ऐसे कर दी मैंने, एक ये चादर है, एक ये चादर है, ठीक है ना, इस पे जो है वो प्लस प्लस चार्ज दिया, तो इस पे भी जो है वो प्लस प्लस चार्ज दिया गया, ठीक है ना। तो अब इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है चार्ज, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे हम, एक तो अंदर A, बाहर इधर B और इधर C, हर एक पे निकालने की कोशिश करेंगे। तुम देखो अंदर जो है ये पॉजिटिव, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है मान लो, तो E1 इससे जो बनेगा वो पॉजिटिव अवे, और इससे जो पॉजिटिव बनेगा वो अवे, यानी कि E1 E2 जो है वो उल्टे सुल्टे बनेंगे, समझ रहे हो बात को। इस पॉइंट पे देखो तो ये प्लेट 1 पॉजिटिव है तो अवे देगी E1, और दूसरी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है तो वो भी अवे देगी E2। ऐसे सी पे देखो ये प्लेट पॉजिटिव है तो अवे देगी E1, और ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये भी अवे देगी E2। ये डायरेक्शन पहचान रहे हो इस तरह से, पॉजिटिव है तो अवे,
और नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स होता, लेकिन यहाँ पे सब पॉजिटिव है, बस कोई इधर है तो कोई इधर है, तो डायरेक्शन उस हिसाब से बदल जाना है। ठीक है, अब इसमें तुम देखो E1 अगर हम निकालें तो प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। प्लेट 2 की वजह से अगर हम निकालें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अगर हम एट ए देखें बीच में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उल्टे सुल्टे है ना, तो E1 माइनस E2 यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये कट के E इज इक्वल टू जो है वो 0। तो ए पे यानी कि अंदर के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। ये पॉइंट जरूरी नहीं है ठीक बीच में हो, ये इधर भी इधर भी इधर भी किधर भी हो सकता है, क्योंकि वो प्लेट के आसपास तो बराबर ही रहना है सब कुछ, कोई चेंज नहीं होना है दूरी बदलने पर। अब अगर हम बात करें बी पे, बी और सी, एट बी और सी, बी और सी पे कहानी एक जैसी रहेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि हाफ हाफ मिला के 1, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो जब सिमिलर चार्ज प्लेट होती है तो बीच में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, और उनके इधर उधर के पॉइंट्स पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर सिग्मा, अगर प्लेटों पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग होते तो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाता है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो ये यहाँ पे कटता नहीं, 0 नहीं आता, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाता, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तरीका पता होना चाहिए तुम्हें किस तरह से। अब देखो केस सेकंड आता है हमारे पास, दोनों पर आवेश बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, पॉइंट्स हमारे पास उसी तरह से। अब डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, पॉइंट ए पर देखो प्लस है तो अवे E1, माइनस है तो टूवर्ड्स E2, सेम डायरेक्शन में आ गए। बी पे देखो ये पॉजिटिव है तो अवे E1, ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स E2, अपोजिट हो गई है। यहाँ पर सी पे देखो पॉजिटिव है तो अवे, तो प्लेट नंबर 1 की वजह से E1 इधर, माइनस है तो टूवर्ड्स उसकी तरफ E2। तो अब इस हिसाब से हम देखें, अगर हम एट ए देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 हो जाएगी, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, अब हम एट बी और सी उसी पर भी देखें तो E इज इक्वल टू हमारा E1 माइनस E2 होगा, और इस वजह से जो है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये हमारे कट जाएंगे और 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन प्लेटों के किनारे इधर उधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि जब लैब में हमें कहीं पर प्रैक्टिकल कंडीशंस में कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र जनरेट करना होता है तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने 11th-12th करा होगा और उसमें तुमने क्वेश्चंस कुछ देखे हों कि मिलीकॉन का एक्सपेरिमेंट, या एक बूंद का न्यूमेरिकल होता है, एक बूंद, एक तेल की बूंद है, उस पर चार्ज जितना है और उसको वो हवा में लटकाना है, उसका वेट नीचे काम करेगा, उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर काम करेंगे, इक्वलाइज कर देते हैं। तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट करना होता है तो सीधा तरीका ये होता है, एक प्लेट ले ली, एक प्लेट ये ली, एक को प्लस दिया एक को माइनस दिया, बस इससे क्या होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और बाहर खत्म। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ हमें खड़े होना है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लैब कंडीशंस में जब भी हमें कभी एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है तो हम दो प्लेटें लेकर के और उनके ऊपर अपोजिट चार्ज दे देते हैं, बीच में हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल जो है वो पिछले वाले ही प्लेन शीट वाले आर्टिकल का ही एक सब्स्टिट्यूट, मतलब एक उसका एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब इसके बाद हमारे पास स्फीयर से रिलेटेड कंसेप्ट रह गए, वो और है, फिर ये गॉस थ्योरम वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा।